मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको डायबिटीज़ और किडनी के ऊपर एक वीडियो क्लिपिंग दूँ। डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ या मधुमेह की वजह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट किडनी डिजीज़ है और जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल रखेंगे। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे रखेंगे कि रेगुलर ब्लड शुगर एग्जामिनेशन करना है और उसका हमें लेवल कंट्रोल रखना है। नंबर 2, यूरिन एग्जामिनेशन हमें करवाते रहना है महीने में, 2 महीने, 3 महीने में, जिससे कि हमें ये पता लगता रहे कि हमारे यूरिन में चर्बी की पास तो नहीं हो रही, यानी कि एल्ब्यूमिन तो नहीं पास हो रही। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में या अर्ली टाइम में पेशेंट को कोई भी लक्षण नहीं होता बिकॉज उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है या किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और इसके टेस्ट की वजह से ही हम लोग उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर सकते हैं कि इस मरीज को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सक रही है या होने वाली है या हो रही है, और उसका टाइमली ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। डायबिटिक किडनी डिजीज़ जो है वो टोटल किडनी डिजीज़ में से 1/3 पेशेंट्स में होती है, यानी कि अगर कुल मरीज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लगाएं तो 1/3 जो उसमें पेशेंट होंगे वो डायबिटीज़ की वजह से होंगे। क्योंकि जो गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत समय तक लक्षण के रहित रहती है, तो इसलिए पेशेंट उसको अपना ध्यान भी नहीं देता, ना ही उसको समझ पाता है, और अगर कोई मरीज़ रेगुलर चेकअप नहीं कराता तो वो इस चक्कर में ही रह जाता है कि भी उसको डायबिटीज़ बस कंट्रोल रखनी है, बाकी वो ध्यान नहीं देता कि मेरी गुर्दे पे क्या असर है क्या नहीं। 7 से 10 साल के बाद पेशेंट की डायबिटीज़ होने के बाद पेशेंट के जो यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन जो होता है वो होता है एक स्पेशल टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं हम लोग, और अगर वो आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी की अर्ली स्टेज शुरू हो चुकी है, क्योंकि उस समय तक बाकी कोई भी टेस्टों में हमें नेगेटिव फाइंडिंग नहीं मिलती, जैसे कि ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो सारा कुछ ठीक रहते हैं। सिर्फ एक टेस्ट में आता है यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, और आफ्टर फ्यू ईयर्स ये फिर मैक्रो एल्ब्यूमिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फिर भारी वाले प्रोटीन्स यूरिन में पास होने शुरू हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको ESRD कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आम लक्षण गुर्दा इन्वॉल्वमेंट के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को बारी बारी पेशाब जाना पड़ता है, उसको लगता है कि मेरे को हर घंटे में 2 घंटे में यूरिन की हाजत होती रहती है। नंबर 2, उच्च रक्तचाप होना शुरू हो जाता है, अगर बीपी उसका कंट्रोल रह रहा था तो वो बीपी बढ़ा हुआ रहता है। नंबर 3, उसके फेस पे, उसकी आईलिड्स पे और उसकी टांगों पे सोजिश आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है यूरिन की आउटपुट कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि पेशाब की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को दिल कच्चा रहता है, भूख कम लगती है, और अनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो ब्लड यूरिया का इफेक्ट है, ब्लड यूरिया बढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो बोन मैरो है, वो जो खून बनाने के तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे चमड़ी पे खारिश हो जाती है, और डायबिटीज़ का कंट्रोल जो होता है विदाउट मेडिसिन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब लक्षण जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट में किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि भी हमें पेशेंट का रेगुलर ग्लूकोज चेकअप होना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड यूरिन लेवल्स, यूरिन एग्जामिनेशन फॉर एल्ब्यूमिन। पहले माइक्रो एल्ब्यूमिन होना चाहिए, फिर मैक्रो एल्ब्यूमिन। उसके साथ साथ किडनी के टेस्ट जैसे ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन होना चाहिए। तो ये तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें शुगर कंट्रोल रखनी है और हमें यूरिन और किडनी टेस्ट करवा के रखने हैं, उससे देखते रहना है। हमें पेशेंट को 3-3 महीने 6-6 महीने पे चेक करते रहना है कि पेशेंट के ये टेस्ट ठीक चल रहे हैं। नंबर 2,
हमें डायबिटीज़ का अच्छे ढंग से कंट्रोल रखना है ताकि वो किडनी इन्वॉल्वमेंट हो तो बहुत लेट जाके हो। नंबर 3, ब्लड प्रेशर को हमें 130/80 पे रखना है, उससे बढ़ने नहीं देना। नंबर 4, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को हमें कंट्रोल रखना है। और नंबर 5, जो किडनी को ख़राब करने वाली दवाइयाँ हैं जैसे कि अमीकासिन, जेंटामाइसिन, उसके अलावा जो पेन किलर्स हैं, स्टीरॉयड्स हैं, उनको हमें अवॉइड करना है या यूज़ करना है तो एक डॉक्टर की कंसल्ट से यूज़ करना है। और जो रिपीटेड यूरिन की इन्फेक्शन होती हैं या पेशाब के एरिए की इन्फेक्शन होती हैं उनका हमें ध्यान रखना है। और जो खून कम हो रहा है उसके लिए इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन के हम डॉक्टर एडवाइस करते हैं। किन अवस्थाओं में किडनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है डायबिटिक्स में? अब ये तो हमने प्रिवेंशन बताई पहले, अब किन अवस्थाओं में ज़्यादा होती है? जैसे नंबर 1, जिस मरीज़ को डायबिटीज़ के साथ उच्च रक्तचाप भी है उसमें ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी ज़्यादा होती है। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होंगे तो किडनी डिजीज़ ज़्यादा होगी। नंबर 3, अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा करता है तो भी किडनी डिजीज़ ज़्यादा होगी। नंबर 4, मोटापा है तो भी पेशेंट को किडनी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो ये जो 4-5 कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जो डायबिटीज़ के साथ होती हैं, उन मरीज़ों में ये जो नेफ्रोपैथी है ज़्यादा होती है। और ये भी देखने में आया है कि जिस मरीज़ को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है उसको हार्ट अटैक होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो अब इन सब चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं? हमें एक तो डाइट कंट्रोल रखना है, नमक कम खाना है, शुगर का बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना है, और प्रोटीन की मात्रा हमें वो प्रोटीन्स लेने हैं जो हमारी किडनी को ख़राब नहीं करेंगे। स्पेशली वेजिटेरियन प्रोटीन लेने, नॉन वेजिटेरियन को अवॉइड करना। उसके अलावा हमें कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, वो हम डॉक्टर की कंसल्ट से हेल्प लेंगे कि हमें ये दवाइयाँ जो हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ के लिए, कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और जो फैक्टर्स हैं जो किडनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, वो भी कंट्रोल रहेंगे, तो हमारी डायबिटिक नेफ्रोपैथी लेट होगी या नहीं होगी। खुदा ना खास्ता अगर किसी पेशेंट में डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई और पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज में चला गया तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या होता है कि नंबर 1 तो हम डायलिसिस करते हैं पेशेंट का, हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है जिससे कि ब्लड यूरिया जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल होता रहे। नंबर 2, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन उसमें करी जा सकती है। परंतु इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रक्स ऑफ द लेक्चर है आज का, कि हमें डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल रखना है और उसके साथ साथ हमें जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है जिसकी वजह से हमारी डायबिटिक नेफ्रोपैथी कम होगी या लेट होगी और हम अपने किडनी को लंबे अरसे तक बचा सकें। तो इन शब्दों के साथ आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके ऊपर आप अपने कमेंट दीजिए, लाइकिंग करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।